हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। तो इंजीनियरिंग करने के बाद वैकेंसीज तो वैसे ही कम आती हैं, बट इनके बीच यदि आपको 400 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं, 400 से अधिक वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं, तो क्या ही कहना है। तो ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है, हादसा ही कह सकते हैं। गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ ऐसा ही कुछ हादसा हुआ है जिसमें आपको 400 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर बी टेक किए हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो बी टेक और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर है ये वैकेंसी। और यहाँ पे जो अदर स्टेट के हैं, क्योंकि ये गुजरात का है, बट फिर भी यहाँ पे जो अदर स्टेट है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो सारे लोग इसमें एलिजिबल हो। चलिए फिर देख लेते हैं कि क्या है इस वैकेंसी के अंदर। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो अभी जस्ट 10 मई को यहाँ पे पोस्ट की गई है। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 10 मई को। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जिस पे आप जा करके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका है 9 जून 2023 को, ठीक है। तो 9 जून तक आपको ये फॉर्म भरने का समय मिलता है। और बाकी पेमेंट वगैरह जैसे आपका होता है वो भी 10 मई तक आपको कर लेना है, ठीक है। सॉरी, 10 मई से लेकर के 9 जून तक। तो 9 जून तक आपको सब कुछ कर लेना है जैसे आप अदर फॉर्म को फिलअप करते हो। बाकी अब यदि हम लोग मेन मुद्दे पर आएँ कि जो यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं हर एक डिपार्टमेंट पे वो कितनी कितनी हैं, तो पहले ही नंबर पे आप देख सकते हो कि एससीटीओ है जो कि स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है जिसकी सैलरी 33,000 से 1 लाख तक आपकी है। और यहाँ पे आपको टोटल 150 पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रखी है। और मैं जहाँ तक कहूँगा कि जितने भी आप इंजीनियर्स हो उनको ये वाला पोस्ट जरूर अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में दिया गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन। तो लगभग आपके सारे ही ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और मैकेनिकल, ठीक है। सिविल यहाँ पे नहीं है, बट इतने सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। और एज यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया है वो 18 से 28 साल है। तो काफ़ी सारे लोग अब ओवर एज हो रहे हैं, बट यहाँ पे 18 से 28 साल दिया गया है आपका एज क्राइटेरिया। और यहाँ पे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है जैसा कि इंडियन रेलवे के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आपको A1 करके दिया गया है, ठीक है। तो ये इनका एक स्टैंडर्ड है जो कि आपके काफ़ी सारे जो जैसे आँख से रिलेटेड होता है तो उसमें का एक स्टैंडर्ड है। तो A1 होना ही चाहिए क्योंकि ये स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर का काम है। बाकी अगर हम बात करें अगले पोस्ट की, तो यहाँ पे CRA कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट, इसकी भी सैलरी आपकी 25,000 से 80,000 तक है। और 46 पोस्ट है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका है वो साइंस ग्रेजुएट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जो भी साइंस से ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए है। ये भी 18 से 28 साल और A1 स्टैंडर्ड इसमें भी चाहिए मेडिकल का। अब अगर हम बात करें जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और सिविल के लिए, तो अगर हम बात करें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हो कि टोटल 31 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो 31 पोस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए। अगेन यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो देखिए यहाँ पे डिप्लोमा में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा कि ये कैसे आप इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन 18 से 28 साल। और लेकिन यहाँ पे जो आपका मेडिकल है वो A1 लिखा गया है, आगे लिखा गया है नॉट बिलो A3, ठीक है। तो A1 से A3 के बीच में जो भी है मेडिकल स्टैंडर्ड, उनके बीच में जो भी आते हैं तो वो इसमें एलिजिबल हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 पोस्ट हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, 18 से 28 साल के लोग इसमें एलिजिबल हैं। और ऐसे ही मैकेनिकल में भी आपका 12 पोस्ट है, जिसमें से आपका अगेन वही डिप्लोमा इन मैकेनिकल। ऐसे ही यहाँ पे एज क्राइटेरिया सेम है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी सेम है A1 से A3। और सिविल में भी आपका 6 पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपका डिप्लोमा मांगा हुआ है और 18 से 28 साल। और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड आपका मेडिकल A1 to A3 है। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट था इसके ऊपर यहाँ पे उसमें आप सारे लोग एलिजिबल हो, जो SCTO का था, तो इसको आप लोग जरूर भरें। उसके बाद आप लोग जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसको भरने का प्रयास करें। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो मेंटेनर, यहाँ पे जितने भी अब ITI के लोग हैं 7th नंबर पे मेंटेनर फीटर का है यहाँ पे, जिसकी सैलरी आपकी 20,000 से 60,000 के करीब है। तो यहाँ पे आपका 58 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है SSLC पास विथ ITI 2 ईयर इन फीटर फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ 18 से 25 साल तक क्राइटेरिया है, 25 साल तक ही है। और यहाँ पे B1 तक अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें आगे, तो आगे हमारा 8वें नंबर पे अगेन वहीं MTNR इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपका 60 पोस्ट है, यहाँ पे भी ITI वालों के लिए है। देखिए अब यहाँ पे ITI वालों के लिए है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे बीटेक भी एलिजिबल है या फिर डिप्लोमा भी, वो कैसे मैं आपको वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए MTNR इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे भी ITI जो किया हुआ है उसके लिए है, ठीक है। तो 33 पोस्ट है इसके लिए।
25 साल तक यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, कैंडिडेट्स आल्सो along with higher qualification in respective discipline can also apply। सो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि जो हायर क्वालिफिकेशंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो BE BTech किए हुए हों, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए कि क्या BE BTech एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैश टैग के साथ है, ठीक है। और हैश टैग का मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं वो देखिए हैश टैग के साथ हैं, हैश टैग यहाँ पे। तो ये जहाँ जहाँ पे हैश टैग लगा हुआ है वहाँ पे हायर क्वालिफिकेशंस मतलब BE BTech या फिर अदर हायर क्वालिफिकेशंस MTech वगैरह सब एलिजिबल हैं, राइट। अब अगर हम लोग बढ़ जाएं आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ कि कैंडिडेट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। यहाँ पे अभी तक मैं बोल रहा था कि आपको दोनों में कर सकते हो, बट यहाँ पे लिखा गया है कि आप केवल एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि SCTO पे अप्लाई करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी, क्योंकि उसमें पोस्ट आई हुई है, और जूनियर इंजीनियर में उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम पोस्ट आया हुआ है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, तो एक चांस बनेगा जूनियर इंजीनियर के लिए, क्योंकि काफ़ी जब अधिक बच्चे इसमें अप्लाई कर देंगे तो काफ़ी कम ही बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि नहीं आप इसी में करो या फिर इसमें करो, वो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकता है कि इसी में अप्लाई कर दे, जूनियर इंजीनियर में ही। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे उसमें आप अप्लाई कर दो। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी सारी चीज़ें जैसा कि अदर एग्जाम में होता है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट्स आपसे सिलेक्शन आर लाइकली टू बी पोस्टेड, कहाँ पे पोस्टिंग वगैरह होगी, और रिलैक्सेशन क्या है वो गुजरात गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा, जैसे एज में हो गया या फिर फीस में हो गया आपके। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन है जो कि बताया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ऑलरेडी मेंशन्ड अबव इन कॉलम नंबर 6। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा कि आपको डिप्लोमा बताया गया है, बट हायर क्वालिफिकेशन आल्सो एलिजिबल है। बट एक चीज़ और यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर एग्जाम ऑफ डिप्लोमा डिग्री ITI कैन आल्सो अप्लाई फॉर द सुटेबल पोस्ट। तो जो फाइनल ईयर में है, जो BTech में 4th ईयर में है, या फिर डिप्लोमा में 3rd ईयर में है, या फिर ITI के फाइनल ईयर में है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको वहाँ पे अपना डिग्री दिखाना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन। बात करिए यदि जॉब प्रोफाइल की, तो आप इसको पढ़ते रहना, ठीक है। अगर उसके आगे भी चले हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका एक गुजराती लैंग्वेज टेस्ट होगा 20 नंबर का। बट यहाँ पे चूंकि ये गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि सिक्योरिंग मिनिमम स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स, एंड फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं, क्योंकि ये बोल रहा है इन द टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन। तो इस 20 में आपको 60% दैट इज़ की 12 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, जो अदर स्टेट के हैं उनको भी 12 नंबर लाने ही लाने हैं, और जो OBC SC ST के हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, उनको 10 नंबर लाना यहाँ पे नेसेसरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोल रहा है द मार्क्स इन गुजराती लैंग्वेज विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट लिस्टिंग। लेकिन जो यहाँ पे आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा, जैसे कि जब मेरिट बनेगी कि किसका सिलेक्शन होना है, वहाँ पे आपका ये जो गुजराती लैंग्वेज है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये ओवरऑल 120 नंबर में से देखेगा कि आपका कितना नंबर है, भले ही आपका इसमें केवल 12 ही नंबर हो, बट ये ओवरऑल देखेगा, फिर उसके हिसाब से मेरिट बनाएगा। इसमें इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, गुजराती लैंग्वेज को। तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन यदि पैटर्न हम लोग देख लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टेशन कंट्रोलर है या फिर कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट CRA के लिए या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए है, उसमें आपका बोला गया है कि जो गुजराती लैंग्वेज है वो 20 क्वेश्चन, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग जो है वो भी 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश ये भी 20 क्वेश्चन, और जो टेक्निकल नॉलेज है वो मात्र आपका 40 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो यहाँ पे काफ़ी कम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी जिनका नॉन टेक अच्छा है वो तो यहाँ पे गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो नॉन टेक वाले यहाँ पे इसको जरूर फिल करें, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। मात्र 40 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, बाकी सारे आपके अच्छे अच्छे यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, आप इनको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंटेनर्स के लिए भी सेम वैसे ही है लगभग। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे केवल 40 है, बाकी आपका गुजराती लैंग्वेज 20, लॉजिकल केवल 15 है, लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, आपका 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होनी है, ठीक है। ऐसे ही कट ऑफ स्कोर के लिए आपको बताया गया है, जैसा कि आप एग्जाम दोगे वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग इन द टेस्ट, मतलब जो क्वालिफाई कर लेते हैं टेस्ट को, उसके बाद आपका क्या होगा कि जो SCTO पोस्ट के हैं, जो SCTO पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जो साइको टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट रेलवे के लिए, वो आपको देना होगा। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए कोई भी साइको टेस्ट नहीं होगा, उनको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे केवल SCTO के लिए आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बाकी यदि हम लोग बात करें फ़ीस की, तो यहाँ पे बोला है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 600 रुपये पे करने हैं, और यहाँ पे जो OBC कैंडिडेट्स हैं, SE BC या फिर OBC कैंडिडेट्स हैं, उनको 300 रुपया पे करना है, और SC ST और EWS के लिए 150 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। EWS को 150 रुपये पे करना है, और OBC को आपको
300 रुपये पे करना है और जनरल कैटेगरी वालों को 600 रुपये पे करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहीं, इससे रिलेटेड ये सब जानकारी है। बाकी जो अप्लाई करना चाहते हैं उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी, आप लोग अप्लाईज को कर लेना। बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। SCTO पोस्ट पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और CRA पर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। बट ये उनके लिए जो साइंस से ग्रेजुएट हैं। बाकी जूनियर इंजीनियर पे भी वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कम लोग भरेंगे, तो मैं तो कहूँगा आप इसमें भी भर सकते हो, अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।